नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं दोस्तों 47 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं राजस्थान जीके के, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट होंगे। और दोस्तों कल आपके लिए दोस्तों लेके आऊंगा दोस्तों मॉडल पेपर, क्योंकि कल है अपना संडे और कल होने वाली है शानदार क्लास अपनी मॉडल पेपर की। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे, उसमें सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन लेने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी जो है कल क्लास जरूर देखना। 2 दिन क्लास नहीं होती तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर क्लास क्यों नहीं, क्लासें बंद कर दी क्या? नहीं दोस्तों, क्लासें वगैरह बंद नहीं की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 दिन की छुट्टी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और अब दोस्तों क्लासेस शुरू हो गई है, और आप जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। मोबाइल नंबर भी बता दूंगा आपको, और टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है वो भी बता दूंगा, क्योंकि अभी 200 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है सीमित समय के लिए। सीमित समय के लिए 200 रुपए का छूट चल रही है अभी। फटाफट से मुझे संपर्क करना, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। चलो दोस्तों, और टेस्ट सीरीज है 1 नंबर। दोस्तों पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर फालतू की बातें करेंगे। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली है जो केवल मात्र जयपुर से संबंधित है। जयपुर से संबंधित है दोस्तों, तो आपको पता है जो तमाशा है वो जयपुर से संबंधित है। तमाशा कहां से संबंधित है? तमाशा जयपुर से संबंधित है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? बंशीधर भट्ट है, फूलजी भट्ट है, गोपी जी भट्ट है। जो ये व्यक्ति है ये तमाशा के क्या है? प्रमुख कलाकार है। आप लोगों ने सुना होगा कि नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? नौटंकी भरतपुर की। और स्वांग कहां का है? शेखावाटी का। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो दोस्तों खेजड़ी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं खेजड़ी को लेकर। तो आपने सुना होगा कि गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, मतलब जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगा जी का थान है। तो ये गोगा जी का क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा खेजड़ी। दोस्तों खेजड़ी की फलियां काम आती है, जो सूखी फलियां होती है खेजड़ी की उनको क्या कहते हैं? खोखा। और जो फलियां होती है दोस्तों जो सब्जी बनाने में काम आती है उनको क्या बोलते हैं? सांगरी बोलते हैं खेजड़ी की जो फलियां होती है। और दोस्तों खेजड़ी को दोस्तों समी भी बोला जाता है। क्या? समी। तो इस प्रकार के आपको नाम याद रखना है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या नाम है? क्वेश्चन आता रहता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। और यह अधिकतर कहां पर मिलता है? तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा मिलता है। तो यह भी आप लोग याद कर लेना। इतने सारे डिटेल है मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित दर्शाया गया है? ये मैं बहुत बार आप लोगों को करवा चुका हूं कि राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करने का जो दृश्य है वो आपने देखा होगा। दोस्तों कोटा में एक महल है, महल के ऊपर आपने एक फोटो देखा होगा, रानियां खड़ी है त्रिशूल धनुष लेके, और वह शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो ये कोटा शैली का दृश्य है। और उसी दिन मैंने आपको एक और बात बताई थी कि बूंदी शैली में एक शानदार अलग ही जो है आपको मामला देखने को मिलता है, नाचता हुआ मोर। मोर तो आपको सब जगह मिल जाएगा चित्र, परंतु जो नाचता हुआ मोर का जो दृश्य दिखाया गया है वो बूंदी चित्रकला में दर्शाया गया है। ये भी आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों भरतरी के मेले का, दबा दबा करके क्वेश्चन आता है। तो भरतरी का मेला दोस्तों आपके बढ़ता है अलवर में, जो सरिस्का के जंगल है वहां पर ही जो है एक मंदिर है भरतरी जी का। किसका मंदिर है? भरतरी जी का। दोस्तों आपको 2 नदियों का नाम याद रखना है, इनका संबंध अलवर से है और ये बहुत बार आजकल एग्जाम में ट्रेंड बन गया है। एक तो आपके हो गई साबी नदी। कौन सी नदी? साबी। और एक आपके हो गया रूपा रेल नदी। तो इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध आपके अलवर से। साबी नदी दोस्तों अलवर होते हुए कहां चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। और हरियाणा में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये गायब हो जाती है। इतना याद कर लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, अभी जेएन के एग्जाम जो हुए ना उनमें ऐसा कैसा एक क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के शासकों को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया?
दोस्तों जो अपने 7 चरण हैं, 7 चरण में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 चरणों से आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको रोजाना करवाता हूं कुछ कुछ, तो आप इनको डेली पढ़ा करो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो आपको बताना है किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ, कौन सा संघ, राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया। कौन सा संघ, राजस्थान संघ की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान संघ मतलब दूसरा चरण की बात चल रही है यहां पर। दूसरे चरण में दोस्तों जो कोटा राज्य के जो राजा थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था, आप लोग याद रखना। कोटा राज्य के जो शासक थे उनको क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। किसको, नाम क्या था दोस्तों कोटा के राजा का, तो भीम सिंह। क्या नाम था, भीम सिंह था, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है मित्रों। चलो ये JN में आया था ये सवाल क्वेश्चन कि दूसरे चरण में कौन कौन शामिल किए गए थे। वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी वो कौन है। दोस्तों कालीबाई भील के बारे में बहुत बार आपको प्रश्न करवा चुका हूं। कालीबाई भील दोस्तों अपने अध्यापक को बचाने के लिए दोस्तों बलिदान हो गई, शहीद हो गई। तो ये रास्तापाल घटना की बात है दोस्तों, कहां की, रास्तापाल का ये मामला है। रास्तापाल कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को कौन बनते हैं दोस्तों, गुरु निहाल सिंह। कौन बन गए, गुरु निहाल सिंह, आपको याद रखना है राजस्थान के राज्यपाल बन गए थे। और अभी कौन है, हरिभाऊ वागड़े। अभी कौन है दोस्तों, अपने 45वें नंबर के जो राज्यपाल है उनका नाम है हरिभाऊ वागड़े। और दोस्तों इनका संबंध कहां से है, महाराष्ट्र से। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आता है कौन से नंबर के, 45वें नंबर के, और नाम क्या है, हरिभाऊ वागड़े, ठीक है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा मित्रों। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंती जो है पद पे बना रहता है। वैसे उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, परंतु कभी भी हटा सकता है राष्ट्रपति। समझ गए मित्रों, याद रख लोगे। और राज्यपाल बनने के लिए उम्र जो है 35 वर्ष और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। चलो अगला प्रश्न, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की याद में बढ़ता है, तो मल्लीनाथ जी की याद में बढ़ता है दोस्तों। यह बढ़ता है दोस्तों मल्लीनाथ जी का मेला, तिलवाड़ा पशु मेला भी इसको बोलते हैं, मल्लीनाथ पशु मेला भी बोलते हैं। और यह बाड़मेर में आयोजित होता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर रासो का लेखक कौन है। हमीर रासो, तो दोस्तों बुक के नाम बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप थोड़ा सा इन पे भी ध्यान रखा करो। तो हमीर रासो के लेखक है जोधराज। हमीर रासो के लेखक कौन है, जोधराज जो है हमीर रासो के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा। हिंदू पद किसने किसको कहा था, बताना है आपको। हिंदू पद कहा गया था दोस्तों महाराणा सांगा को। किसको, हिंदू पद या हिंदू पति की बात करें तो वो महाराणा सांगा को कहा गया था। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के जो सभी राजा थे उन्होंने इनकी क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। और प्रथम बार और अंतिम बार दोस्तों राजस्थान संघ का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। सब राजाओं को एक जगह बुला लिया था, ये इनमें काबिलियत थी। चलो अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। आपको बताना है दोस्तों आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। आपको आहड़ के जो मिले थे वहां पर सामान वामान, उनकी वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। अभी जो है मेरी सिस्टर है, तो सिस्टर ने मेरे वीडियो बना के भेजी थी। वो क्या है जोधपुरी रहती है, तो उन्होंने क्या है वीडियो घूमने गए होंगे तो उन्होंने वहां से वीडियो बना के भेजी थी। तो मैं किसी दिन आपको उस वीडियो को भी डालूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखना वहां पर क्या क्या मिले थे, ठीक है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था, आपको बताना है। तो आहड़ का जो उत्खनन कार्य वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो HD साकलिया के नेतृत्व में हुआ था। तो आपको बताना है हंसमुख धीरज साकलिया के नेतृत्व में दोस्तों आहड़ का उत्खनन हुआ था। और आहड़ सभ्यता दोस्तों बनास, बेडज और आयड नदी के किनारे पर है। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। आप लोगों को यह भी याद रखना है दोस्तों। इसे ताम्रवती नगरी भी बोलते हैं, ठीक है ना।
जबकि वो जननी है, जो ताम्रवती जो नगरी है, जो जननी बोलते हैं ताम्र की, वो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं, परंतु इसको क्या बोलते हैं, ताम्रवती नगरी। इसको आगाटपुर, आहाड़, ये सब नाम से जाना जाता है, आहाड़ सभ्यता को। दो मुंह के चूल्हे वगैरह जो मिले हैं वो आहाड़ में मिले हैं, ये बातें भी आप नोट डाउन कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? कहां भी स्थित नहीं है? नई वाले पे ध्यान देना है आपको, आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में है, नई वाले ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों कोटा में कौन सा नहीं है? देखो आपको पता है मुकुंदरा हिल्स भी कोटा में, कोटा बैराज भी कोटा में, किशोर सागर भी कोटा में, परंतु नवल सागर दोस्तों कोटा में नहीं है। नवल सागर कहां पर है? तो नवल सागर उसके पड़ोसी जिले बूंदी में है। मुकुंदरा हिल्स, किशोर सागर, कोटा बैराज ये कोटा में। नवल सागर, नवल सागर 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा बूंदी, ठीक है ना। किशोर सागर कोटा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन मत रखो। सीताराम साधु राजस्थान के कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं? आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो आंदोलन की शुरुआत करते हैं वो भी यही व्यक्ति है, आपको याद रखना चाहिए। बिजोलिया किसान आंदोलन जो प्रथम चरण था दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके नेता भी थे साधु सीताराम जी, ठीक है ना मित्रों। चलो क्वेश्चन अगला, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? दोस्तों इन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र भी रखी थी, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बताओ अब दोस्तों, इन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था वह कहां से छेड़ा था? तो इन्होंने छेड़ा मतलब कहां से छेड़ा? झाड़ोल से छेड़ा था। कहां से मित्रों? झाड़ोल से इन्होंने अपने जो आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, आजकल पता नहीं ट्रेंड चल रहा है ऐसा। 1965 के भी अभी पूछे जा रहे हैं, कभी के पूछ लिए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 1975 में किसको पद्मश्री मिला? रहे भाई साहब तुम मतलब पुराने जमाने के आप पूछ रहे हो, बताओ। तो इसलिए इसको भी याद कर लो। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में प्रवीणता के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है कि जो साकर खान है उनको 2012 में पुरस्कार मिला था, कौन सा? पद्मश्री। ये किसके लिए मिला था? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा कामयचा। तो आपसे पूछ रहे कामयचा के वादक कौन है? तो साकर खान। साकर खान को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था 2012 में, ठीक है ना, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोटा में अठारह की क्रांति के नेता थे? तो अठारह क्रांति कोटा के जो नेता थे वो मैंने आपको रोज बता दिया, बहुत बार बता दिया, दो नेता थे, आपको पता है। यहां पर जो क्रांति की शुरुआत होती है वो 15 अक्टूबर 1857 को होती है। कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 को होती है। और यहां दो नेता थे, एक तो जयदयाल और हरदयाल वकील। कौन थे? जयदयाल और हरदयाल, ये एक ही नाम है। और एक है मेराब खान, जयदयाल और मेराब खान। तो जयदयाल तो ऑप्शन में दे रखा है, और एक और नाम याद रख लेना आप, मेराब खान, ठीक है ना। तो ये भी नेता थे उस समय, आप लोगों को याद रखना है। यहां के राजा कौन थे? राम सिंह थे, जिनको बंदी बना लिया था, कैद कर लिया था। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैं पहले बता दिया हूं। आज इस क्लास में होने वाले हैं 47 क्वेश्चन। आप क्लास को अंत तक देखोगे तो आपको फायदा होगा, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले लिए उनसे पूछिए आप, मजा आ रहा है टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। और फटाफट से वीडियो गिरा को शेयर कर दिया करो। आप लोग जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो वीडियो को अंत में बताऊंगा जानकारी, आप लोगों को कैसे लेनी है, क्या करना है। यदि लेने में समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल कर लेना है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो बाबा रामदेव जी से। दोस्तों बाबा रामदेव जी से संबंधित है, आपको याद रखना है। बाबा रामदेव जी का मंदिर कहां है? जैसलमेर रुणीचा में है। और इनको दोस्तों इसके मेला जो बढ़ता है इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के जो संप्रदाय है उनके लोग जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। यहां पर इनकी जो पताका चढ़ती है वो 5 रंग की पताका होती है। और 13 ताली नृत्य दोस्तों 13 मंजिलें बांधकर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। कामड़ पंथ, कौन सा पंथ के लोग करते हैं? कामड़ पंथ के लोग। तो इनका पंथ कौन सा? आपसे पूछ रहे बाबा रामदेव संबंधित कौन सा पंथ है? कामड़ पंथ, ठीक है ना। तो इतनी सारी डिटेल आपको मैंने बता दी, अच्छे से आपको याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है यहां से।
हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हो जाता है। उसके बाद भी दोस्तों महाराणा कुंभा आपको पता है हारे नहीं थे, ठीक है ना, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है पूरा पूरा, परंतु कुछ किताबें कहती है कुछ नहीं कहती है, और अपनी जो 10वीं बोर्ड किताब है वो कहती है कि जो महाराणा कुंभा है वो नहीं हारे थे। तो उन्होंने दोस्तों विरोध जारी रखा। तो कहां से विरोध जारी रखा ये आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है चावंड से। कहां से? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी दोस्तों महाराणा प्रताप ने दोस्तों अपना युद्ध जारी रखा चावंड से, और इन्होंने अंतिम समय में जो समय बिताया था वो चावंड में बिताया था। आपको पता है चावंड इनकी राजधानी इन्होंने बनाया था। जो चावंड को राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वह इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, राणा सांगा उस सहयोगी का नाम बताइए। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव में अपना समर्थन वापस ले लिया कायरको की तरह। किसकी तरह? कायरो की तरह। दोस्तों महाराणा सांगा का जो है सहयोग दिया पहले, तो फिर बोला कि हम तो नहीं है साथ, डर गया, मतलब डरपोक के जैसे भाग निकला। बताओ, तो ऐसा आप डरपोक डरपोक 2-4 करके बातें याद करके आप याद रख सकते हो। सलहदी तंवर कौन था दोस्तों? अंतिम पड़ाव में मुगलों के साथ चला गया ये अपने राजाओं को छोड़ करके, तो उनका नाम था सलहदी तंवर। कौन था? सलहदी तंवर, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? बताओ फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? दोस्तों प्रतिहारों का जो इतिहास है वो बताता है दोस्तों मंडोर का शिलालेख। मंडोर का शिलालेख में गुर्जर प्रतिहार के जो राजा थे दोस्तों उनके बारे में वर्णन मिलता है। हमारे जो महान राजा थे उनका वर्णन मिलता है। बताओ फटाफट अगला क्वेश्चन, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के आपसे आभूषण पूछे जाते हैं, रोज क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग। जैसे आजकल एक क्वेश्चन आया था करदनी। करदनी कहां पहना जाता है? तो करदनी कहां पहनते हैं? कमर में। कहां पर? कमर का आभूषण है करदनी, ठीक है ना। जो जो आजकल नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम वगैरह में, वो भी मैं आपको समय समय पर जैसे जैसे करवाता रहता हूं। बीच बीच में कुछ कुछ बोलता रहता हूं, उनको भी आप लिख लिया करो, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आता है तभी बोल रहा हूं मैं ये बातें, ठीक है ना। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठा शरीर के किस अंग के आभूषण है? बताओ। तो ये कान के आभूषण है। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठे कहां के आभूषण है? कान के आभूषण है। आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, जेत सागर तालाब कहां है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कौन सा वाला? नवल सागर, वो भी वहीं है। अभी जेत सागर है, ये भी वहीं है क्या? बिल्कुल। तो जेत सागर पूछे आपसे या नवल सागर पूछे, जेत नवल ऐसे याद करो। जेत और नवल कहां गए? मिलकर के बूंदी गए। क्या लेने? घूमने गए भाई साहब। कहां पर? दोस्तों रामगढ़ सेंचुरी में गए। किस में गए? रामगढ़ बाग देखने गए थे वहां पर। ऐसे याद रखो, 2-4-3 क्वेश्चन तो ऐसे याद हो गए कि नवल और जेत मिलकर के बूंदी गए। और बूंदी क्या करने गए? छोटी तीज का त्योहार, बड़ी तीज का त्योहार था। कैसे याद रखोगे? बड़ी तीज का त्योहार था। बड़ी तीज के त्योहार में तो बड़ी तीज तो देख ही ली, फिर वहां पर दोस्तों शेर भी देखने चले गए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। तो 4-5 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे एक साथ ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक व्रिक बनाया करो, थोड़े थोड़े मजा आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो राजस्थान की प्रथम पायलट महिला कौन थी? नम्रता भट्ट। कौन थी? नम्रता भट्ट। अगला प्रश्न, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो है मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो दोस्तों कभी आप जो है अजमेर गए होंगे, और अजमेर में भी आप यदि तारागढ़ दुर्ग देखने गए होंगे, जो अपने ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। फिर आगे चलते हैं तो फिर थोड़ा आप और पर्वत में चढ़ोगे तो वहां तारागढ़ का आपको महल दिखेगा। कभी गए होंगे तो, मैं तो गया था एक बार, मेरे को देखना था, तो मैं गया था तो मैंने देखा था वहां पर मीरान साहब की दरगाह भी बनी हुई है, ठीक है ना। आपको पता है वहां पर कहा जाता है घोड़े की नाल वगैरह ऐसे मतलब चलता रहता है मामला ना, घोड़े की नाल वगैरह भी बताई वहां पर। तो उसमें क्या है, पढ़ते भी है, तो उसमें चने वगैरह चढ़ाए जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, गए होंगे तो आपने भी चढ़ाए होंगे या फिर देखा होगा, नहीं चढ़ाए होंगे तो बहुत सारे बच्चों ने, जिन देखा है कमेंट करना। तो ये कहां पर है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर में। क्या पर है? तारागढ़ अजमेर में। आप लोग याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो जगत शिरोमणि जो मंदिर के बारे में पूछा गया है कि ये किस
ध्रुव के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उत्तर पश्चिम में कहां पर है कहां नहीं है, दिशा भी पूछ ली जाती है। ये क्वेश्चन अलग ही होते हैं, इन क्वेश्चन का कोई पार ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आज लगे तो। पर ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2-5 ही दिखाई देते हैं, जो मतलब नहीं पढ़ाए जाते, उनसे भी अलग आते हैं हट करके। जवाब हो जाएगा आमेर दुर्ग। जगत शिरोमणि मंदिर किस ध्रुव के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो ये आमेर ध्रुव के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न, अरावली पहाड़ियों में साल वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? जो अरावली पहाड़ी है उसमें जो सालर के वृक्ष मिलते हैं वो कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? वो 450 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मिलते हैं देखने को। चलो अगला क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो कौन सा आया था, रघुनाथगढ़ पहाड़ी कहां पर है? रघुनाथगढ़ पहाड़ी उत्तरी अरावली में, दक्षिण अरावली में या मध्य वाली में, कौन सी में? ऐसा क्वेश्चन आया था अभी, एक एग्जाम में पूछा गया था। कहां पर है आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तरी अरावली में, सीकर में है, और जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है ना, याद रख लो ना। निम्नलिखित में कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? गोंद का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सालर के जो वन होते हैं ना, ये गोंद के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसको छोड़ दो आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज है वो सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है। तो मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है तांबा। तांबा आपको पता है खेतड़ी से भी निकलता है। खेतड़ी कहां पर पड़ता है? झुंझुनू में। यहां सर्वाधिक उत्पादन होता है तांबा का, जबकि मदान कुदान जो क्षेत्र है सिंगाना का वहां पर भी निकलता है, जो कहां पर? खेतड़ी में। मदान कुदान क्षेत्र कहां? खेतड़ी में ही है, सिंगाना में। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? यानी कि अलग अलग प्रकार के कोयले होते हैं, उनमें भी जो श्रेष्ठ कोयले की बात करते हैं हम, तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो हाई होता है, ज्यादा होता है। चलो अगला प्रश्न, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? जो सिरोही है, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारां अपने इधर से चलते हैं, तो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर क्या है? नया नंबर। तो नया नंबर क्या हो जाएगा? 27। ये कितना जिलों से होकर गुजरता है? 7 जिलों से। और इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पश्चिम गलियारा भी इसको नाम से उसका बाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा है उसका बाग है। तो NH 27 है इसका नया नंबर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वो आपको बताना है। यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम बताओ। जवाब हो जाएगा जल प्रबंधन के लिए। किस क्षेत्र में कार्यरत है? जल प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल लाभान्वित हो रहा है? दोस्तों सांचौर जिला बना था तो उधर चला गया था, परंतु वापस सांचौर हट गया, वापस पुराने के अनुसार ये क्वेश्चन याद करो आप लोग। अब जरूरत नहीं है आपको नए के अनुसार याद करने की। तो जालोर और बाड़मेर में जो है नर्मदा घाटी परियोजना से ये जिले लाभान्वित होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और इसके बारे में एक और बात याद रख लेना, यहां पर दोस्तों जो सिंचाई होती है वो फव्वारा के द्वारा होती है, फव्वारा या ड्रिप सिंचाई के द्वारा होती है। आप लोग याद रखना, डायरेक्ट आप जो है जैसे कहीं भी जाके आप सीधा छोड़ देते हो ना खेत में पानी, वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर फव्वारे के द्वारा जो घूम घूम के फव्वारा से पानी पिलाए जाते हैं ना, वो वाला सिस्टम का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्ट सिंचाई नहीं कर सकते हो। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है दोस्तों, जो गांधी सागर बांध है जो चंबल नदी पे बना हुआ है, और गांधी सागर बांध दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ये चंबल नदी में बनने वाला पहला बांध है। और ये गांधी सागर दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जिले की बात करें तो मंदसौर जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है ऐसा क्वेश्चन आता रहता है बार बार में, तो 62 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है ना। चंबल नदी में जो उद्गम होता है, तो उद्गम होते ही थोड़े से अपने जिस रास्ता में प्रवेश करते हैं तो वहां गांधी सागर है, थोड़े आगे चलेंगे तो राणा प्रताप सागर है, थोड़े आगे चलेंगे तो प्रताप जो है जवाहर सागर बांध है, फिर थोड़े आगे चलेंगे तो अपना कोटा बैराज आ जाता है। फिर ये नदी चलती जाती है और यमुना में मिल जाती है आगे जाकर के। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित से कौन सी बकरी की नस्ल है? बकरी की नस्ल कौन सी है? तो मारवाड़ी। बकरी की कौन सी नस्ल है?
मारवाड़ी जो है दोस्तों बकरी की नस्ल है, इसको भी छोड़ दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? शुगर मिल, शुगर से आप याद रखो गंगानगर, या शुगर तो घर से गंगानगर, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये भी याद कर लेना है। तो शुगर से प्रभावित होने वाला जो प्रदूषण होने वाला जिला है वह है गंगानगर। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? तो धौलपुर में कौन सा है? ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया है आप लोगों से नए एग्जाम में, और ये पहले भी पूछा गया था आपसे, ये मतलब बहुत बार आ चुका है। धौलपुर में जितने भी अभयारण्य है दोस्तों, सारे के सारे रट्टा मार लो, क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है आपके, याद कर लेना। तो केसर बाग कहां पर है? केसर बाग आपको याद रख लेना, केसर बाग उद्यान है धौलपुर में। कुणसापुर में? धौलपुर में। दर्रा कहां है? कोटा में। सरिस्का कहां है? अलवर में, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? बताओ आप लोग, मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? सभी बताएंगे यहां पर जलवास का। किसका दोस्तों? जलवास का। अच्छा क्वेश्चन है, कैसा है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर आते हैं तो इनसे ही आपके लोगों की जो है सिलेक्शन होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप यदि ऐसे प्रश्न कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन की ज्यादा चांस हो जाएंगे। तो आप इसलिए हमारे पास पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो, ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? आपको थोड़ी पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में इतना सारा चीजें पढ़ा देता हूं, इतनी चीजें बोल देता हूं जो आप देख पा रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, अपनी क्लास को एक बच्चा है अपने मतलब राजस्थान का है होने में तो, परंतु कुवैत रहता है भाई साहब। कहां रहता है? कुवैत में रहता है। और कुवैत में देखो अपना काम भी कर रहा है बंदा, पढ़ाई भी कर रहा है कुवैत में रह करके। तो सोचो आप लोग, मतलब अपन राजस्थान में रह के अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो भी नहीं पढ़ रहे हैं, और बंदा कुवैत पढ़ रहा है, कुवैत में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, मुझे नोट्स बना बना के भेज रहा है। मतलब आप सोचो कितना शानदार, मुझे गर्व महसूस हुआ खुद के ऊपर कि यार देखो, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो भाई साहब, मतलब राजस्थान में गांव गांव तक तो शिक्षा अपने पहुंचा ही रहे हैं फ्री में और टेस्ट सीरीज के माध्यम से, परंतु कुवैत में भी अपनी जो है शिक्षा जा रही है दोस्तों। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, उस विद्यार्थी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर हमारे टेस्ट सीरीज में ले नहीं पा रहा हूं, तो सर क्या करूं, मतलब वो परेशान हो रहा था। तो दोस्तों क्या है, वो कुवैत में तो अपनी एप्लीकेशन वहां चलती भी नहीं कुवैत वगैरह में। तो दोस्तों मुझे भी बुरा लगा कि देखो यार मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं बोला उससे कि यूट्यूब में पढ़ भाई तू। तो दोस्तों मतलब पढ़ने वाला चाहिए, वो कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है, कैसी भी परिस्थिति में पढ़ सकता है, बस पढ़ने की लगन होनी चाहिए। लगन है पढ़ने की, तो लगन है तो आपका जो है फतेह जरूर होगी आपकी, मतलब आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। प्रश्न अगला, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? बताओ। जवाब हो जाएगा धौलपुर। और बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो काम करते हैं दिन भर, तो और फिर शाम को जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, अब उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, बच्चे भी है और फिर उनको खाना भी खिलाना है, स्कूल भी भेजना है, फिर भी वो पढ़ाई कर रही है। मतलब सोचो, सोचने वाली बात है। और कुछ ऐसे बच्चे जो मतलब कुछ अभी शादी भी नहीं हुई है, कुछ समस्या भी नहीं है, घर वाले पैसे भेज रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। कैसी भी परिस्थिति हो दोस्तों, आप हर परिस्थिति से लड़ना जानते हो, इतना मुझे भरोसा है मेरे सारे के सारे स्टूडेंटों पर, और आप लोग वही करके दिखाओगे। आप नहीं कर सकते हो मतलब कोई नहीं कर सकता, इतना याद रखना। आप अपने अंदर एक चीज तो बैठा लो कि मैं नहीं कर सकता तो सामने वाला कोई नहीं कर सकता। मेरा कंपटीशन सामने वाले से नहीं है, मेरा कंपटीशन खुद से है, खुद से लड़ाई करना है और अपन को दोस्तों सफलता हासिल करनी है, याद रखना इतनी। प्रश्न अगला, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु? तो दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। कोपेन का वर्गीकरण जो चूरू में मिलता है दोस्तों, वो किस प्रकार की जलवायु मिलती है? कोपेन की जलवायु तो BWHW प्रकार की जलवायु मिलती है चूरू में। मैं बता दूंगा आपको एक दिन कोपेन का पूरा वर्गीकरण, चिंता मत करो। थॉर्नवेट का भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम, जैसे आया हुआ है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो आपको बताना है कि जो थॉर्नवेट का वर्गीकरण है उसके अनुसार जो उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल जलवायु है उसको दर्शाने वाला क्या है, बताओ।
तो जवाब हो जाएगा EA-D। अब थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं थॉर्नवेट के बारे में। थॉर्नवेट ने अपना आधार क्या माना था वर्गीकरण का? तो इन्होंने क्या माना था? वर्षा को आधार माना था। किसको? बरसात को माना था। समझ में आ गई? थोड़ी सी जानकारी और बताता हूं। EA-D, EA-D का मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल जलवायु प्रदेश है ना मित्रों, कुर्सा वाला जो अपने पश्चिमी राजस्थान वाला उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है उसमें मिलती है EA-D। और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? तो जैसलमेर करता है, याद रखना। एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर DA-W। DA-W इसको क्या बोलते हैं? मध्य तापीय अर्ध शुष्क। कौन सा वाला? मध्य तापीय अर्ध शुष्क। ये तो केवल शुष्क वाला है। EA-D की बात करूं ये तो शुष्क हो गया, परंतु यदि आपसे पूछे मध्य तापीय अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क की बात करें तो इसमें जो थोड़ा इधर उसे शुष्क वाला है उससे थोड़ा इधर का जो क्षेत्र है वो अपना आ जाता है, जिसमें इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व करता है बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर करता है। यदि आपसे पूछे DA-W, DA-W आ गया तो इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। जो अपने दक्षिण वाला जो एरिया है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। और इसका प्रतिनिधित्व कौन सा नगर करता है? थॉर्नवेट के अनुसार डूंगरपुर। कोपेन के अनुसार अलग करेगा, थॉर्नवेट के अनुसार अलग करेगा। कोपेन के अनुसार बांसवाड़ा करता है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना, सब बता दूंगा। चलो दोस्तों, और CA-W क्या है? ये अपना जो मध्य वाला राजस्थान है ना, इसका हो जाएगा। समझ गए? चलो प्रश्न अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध और चंबल नदी मिलती है? तो काली सिंध और चंबल नदी मिलती है, ये आपको बताना है कोटा में। कहां पर मिलती है? काली सिंध और जो चंबल है वो मिलती है कोटा में। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित कौन सी नदी यमुना से मिलती है? राजस्थान की कौन सी नदी है जो यमुना से मिलती है? तो आपको बताना है बाणगंगा। बाणगंगा नदी दोस्तों किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। दोस्तों आपको पता है चंबल में मिलती है, बनास भी चंबल में मिलकर के फिर यमुना में मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, लुणी मिलती है, माई भी नहीं मिलती है, साबरमती भी नहीं मिलती। चलो अगला प्रश्न, बेणेश्वर माही नदी का संगम कहां पर होता है? मतलब आपको बताना है कि बेणेश्वर में जो है माही नदी, वो किस नदी का संगम होता है? तो आपको बताना है, कैसे याद रखोगे? मासोजा। कौन सा सोजा? मासोजा। कैसे याद रखो? माप से माही, सो से सोम, जा से जाखम। तो कौन सा दे रखा है? सोम दे रखा है, जाखम दे रखा है, तो जाखम दे रखा है। तो बेणेश्वर नवाटापरा गांव है दोस्तों, वहां पर दोस्तों बेणेश्वर डूंगरपुर में जो नवाटापरा गांव, वहां पर इनका संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है। माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी, तीनों का संगम होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अरावली के निम्नलिखित में कौन सी चोटी की ऊंचाई 800 मीटर है? 820 मीटर है, मतलब आपको बताना है 820 मीटर कौन सी चोटी की ऊंचाई है? तो आपको याद रखना है हर्षनाथ। हर्षनाथ जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी? 820 मीटर। रघुनाथगढ़ शिखर की मैं आपको बता दिया है कितना? 1055 मीटर शिखर में है ये, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको 47 क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं आप लोगों को दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर दे देता हूं और टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। मेरे मोबाइल नंबर नोट करो आप लोग, 80 58 59 87 08। ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हो किसी भी समय, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं तो उसी समय कॉल उठा लूंगा, या उस समय जवाब नहीं दे पाता हूं तो आपको मैं वापस रिटर्न कॉल भी कर दूंगा, ठीक है ना, चिंता मत करो। अब बात है दोस्तों टेस्ट सीरीज में अभी 200 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है। जिनको लेना है वो तुरंत इस नंबरों पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, और आप खुद लेने के लिए कैपेबल हो तो आप ले सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, स्टडी IQ अकेडमी के नाम से। दोस्तों टेस्ट सीरीज लेनी है यदि आप लोगों को, है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 200 रुपए का सीधा डिस्काउंट है, अभी मात्र 300 रुपए को आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं लगभग 10 से 15 हजार के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी मात्र 300 रुपए में, ठीक है ना। और बात करता हूं तो 150 क्वेश्चन, 150 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। कितने टेस्ट मिलेंगे? 150 टेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे मात्र 300 रुपए में, मतलब अभी 200 रुपए का डिस्काउंट है। सर 200 रुपए का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? तो एक कूपन कोड लगाना है आपको, स्टेडी, कौन सा लगाना है? स्टेडी 200,
क्या लगाना है, स्टडी 200 कोड लगाओगे आप, लिखा हुआ है देखो STUDY 200। यदि आप ये कोड लगाओगे, अप्लाई कूपन कोड में जाके आप क्लिक करना, टेस्ट सीरीज में जाओगे, वहां बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करने के बाद आपको लिखा दिखेगा अप्लाई कूपन, तो वहां अप्लाई कूपन में क्लिक करना, आपको वहां पर टाइप करना है स्टडी 200, सामने दिखेगा अप्लाई जैसे करोगे फ्लैट डिस्काउंट 200 रुपए और सीधा नीचे आ जाएगा मित्रों लिखा हुआ आपके 300 रुपए के लिए पे करने के लिए, तो पे कर देना आप फोन पे गूगल पे किसी के माध्यम से, आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिव हो जाएगी। और आपको टेस्ट को कितनी बार भी दे सकते हो, एक टेस्ट को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हो, जितना मन करे उतनी बार आप टेस्ट लगा सकते हो, समझ गए। ऑल इंडिया आपको रैंक यहां पर देखने को मिलेगी, आपकी एक्यूरेसी क्या रही, आपका जो है सॉल्यूशन देखने को मिलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है फुल डिटेल में। तो दोस्तों इतनी सारी जो है मैंने क्वालिटी टेस्ट में दी है, फिर भी कोई समस्या रहती है, फिर भी कोई डाउट रहता है कि सर हमको तो ये भी आप लोगों से पूछना है कि आप इसमें ये दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको कुछ भी मतलब छोटी मोटी कुछ भी जानकारी चाहिए और आपका लगता है कि हमें डाउट है टेस्ट सीरीज को लेकर के या फिर क्लासों को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो आप मुझे इस नंबरों पे संपर्क कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं मिलता हूं दोस्तों कल 7 बजे आप लोगों से अपने मॉडल पेपर के साथ, चमचमाता हुआ आपके कल मॉडल पेपर देखने को मिलेगा जिसमें शानदार मजा आने वाला है। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें कल की क्लास में। धन्यवाद।